हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीडीपी के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। और आपको बता दें, इस सीडीपी का प्रैक्टिस सेट नंबर 33 यानी 33वां है। इससे पहले हम लोग 32 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं, और जो लोग अभी पिछला प्रैक्टिस सेट नहीं सॉल्व किए हैं वे लोग जा कर के पिछले प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करें और उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करें। ओके। और देखिए यहाँ पर पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड बोथ ए प्रैक्टिस सेट, सीडीपी का प्रैक्टिस सेट जो है पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों लोगों के लिए है भाई। और सीटेट 7 जुलाई 2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाई। और उसके आगे भी जो सीटेट के एग्ज़ाम आएंगे उसके लिए भी ये वीडियो इम्पॉर्टेंट ही होगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है भाई, जिसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता। ठीक है, जितना आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका नॉलेज ज्ञान एक ही भाई, नॉलेज और एक्सपीरियंस और टाइम मैनेजमेंट सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। ओके, तो कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए ये लिखा है ना, हार्ड प्रैक्टिस सेट स्टार्ट। हम लोग अब इजी क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करने वाले, ठीक है। इजी क्वेश्चन जितना करना था कर चुके, अब हम लोग इजी से हार्ड की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे एग्ज़ाम करीब आता जाएगा क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब धीरे धीरे हार्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। देखिए पहला क्वेश्चन, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अग्रांगों की ओर का विकास दर्शाता है। क्या दर्शाता है भाई? विकिरणीय विकास के सिद्धांतों को, या फिर विभेदीकृत विकास के सिद्धांतों को, या फिर मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को, या फिर सोपानीय विकास के सिद्धांतों को। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमो डिजिटल डेवलपमेंट, मध्य बाह्य विकास का सिद्धांत, या इसे हम लोग कहते हैं समीपता विकास का सिद्धांत, या फिर इसे एक नाम से और जानते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, यह बतलाता है कि, कौन बतलाता है? प्रॉक्सिमो डिजिटल डेवलपमेंट यह बताता है कि वृद्धि तथा विकास निकट से दूर की ओर के क्रम का अनुसरण करता है। इसके अनुसार पहले केंद्र से स्थित अंगों की रचना व नियंत्रण होता है, फिर केंद्र से दूर स्थित अंगों की रचना व नियंत्रण होता है। यही कारण है कि बालक पहले हाथ व पैर की मांसपेशियों पर नियंत्रण करना सीखता है तथा बाद में अंगुलियों के संचालन में निपुण होता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है भाई, गाड़ियों की आवाज़ आ रही हैं, आप लोग उसे मैनेज करिए और हम अपनी आवाज़ को मैनेज करते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन। स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहाँ पर क्या भाई, प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है, या प्रमुख स्थान स्कूली बच्चे की दिनचर्या का होता है, या फिर प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है, या प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। ठीक है, स्कूल चिल्ड्रेन ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन। ओके, स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है, अर्थात स्कूल की संपूर्ण गतिविधियां, कार्यक्रम, शिक्षक तथा पाठ्यक्रम स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के मानसिक, शारीरिक, सामाजिक तथा
नैतिक विकास के लिए प्रतिबद्ध होता है। इसलिए प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को शिक्षा केंद्र बिंदु माना जाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं। किसका प्रदर्शन कर रहे होते हैं भाई, बताइए। देखिए इस प्रैक्टिस सेट में इंग्लिश हिंदी दोनों भाई, इंग्लिश वाले भी इस क्वेश्चन के प्रैक्टिस को सॉल्व कर सकते हैं और हिंदी वाले भी, ठीक है। तो बताइए, समूह की पहचान का यानी ग्रुप आइडेंटिटी का, या फिर ओबीडियंस यानी समूह आज्ञाकारिता का, या फिर समूह निर्देश अनुपालन का, या फिर समूह की अनुरूपता का। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है, समूह की अनुरूपता का, ठीक है। यदि आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की तरह पोशाक धारण करने लगते हैं यानी कपड़े पहनने लगते हैं, तो आप समूह की अनुरूपता का प्रदर्शन कर रहे होते हैं। अर्थात आप अपने आप को उस समूह में समायोजित करने के लिए समूह के नियमों, विधियों, मूल्यों आदि को आत्मसात करते हैं और उस समूह के अनुरूप अपना समाजीकरण करते हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के अस्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के ... चरण में प्राप्त हो जाती है। बताइए भाई, किसमें? सेंसरी मोटर यानी संवेदी गामक, या फिर प्री ऑपरेशनल यानी पूर्व परिचालन, या फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल या मूर्त परिचालन, या फिर औपचारिक परिचालन। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, संवेदी गामक, ठीक है। किसी वस्तु के अस्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के संवेदी गामक चरण में प्राप्त हो जाती है। अर्थात बालक इस अवस्था में यह जान पाता है कि घटनाएं एवं वस्तुएं तब भी उपस्थित रहती हैं जब वे हमारे सामने नहीं होती हैं। संज्ञानात्मक विकास की संवेदी गामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक होती है, ठीक है, जन्म से 2 वर्ष तक होती है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना ... के संदर्भ में बनाई जाती है। बताइए भाई, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना किसके संदर्भ में बनाई जाती है? विशेष शिक्षा कार्यक्रम, या फिर बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम, या फिर मुक्त विद्यालयी शिक्षा कार्यक्रम, या फिर ई अधिगम शिक्षा कार्यक्रम। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम यानी चाइल्ड सेंटर एजुकेशन प्रोग्राम। ओके, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम के संदर्भ में बनाई जाती है। बाल केंद्रित शिक्षा में प्रत्येक बालक महत्वपूर्ण होता है और शिक्षण की सभी गतिविधियां बालक को ध्यान में रखकर संचालित की जाती हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। कितने महीनों के बीच के बताइए भाई? 12 से 18 वर्ष, 18 महीने भाई, वर्ष बोल रहे हैं। 12 से 18 महीने, या फिर 18 से 24 महीने, या फिर 24 से 30 महीने, या फिर 30 से 36 महीने। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, 18 से 24 महीने। ठीक है, 18 से 24 महीने के आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्य में बोलना शुरू कर देते हैं। प्रारंभ में उनके वाक्य
अस्पष्ट व भाषा विज्ञान की दृष्टि से अपूर्ण होते हैं। वे अपने बनाए टूटे फूटे वाक्यों को बोलने के साथ साथ तदनुरूप हाव भाव भी दिखाते हैं। मतलब अपने टूटे फूटे वाक्यों के बोलने के साथ साथ अपने हाव भाव को भी दिखाते हैं, जिससे सुनने वालों को उनका अर्थ स्पष्ट हो जाता है। 2.5 से 3 वर्ष की आयु में बालक संज्ञाओं तथा क्रियाओं शब्दों को मिलाकर एक छोटा वाक्य बनाने का प्रयास करते हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, बुद्धि लब्धि या IQ की अवधारणा दी गई थी, किसके द्वारा दी गई थी भाई? गैल्टन के द्वारा, बिने के द्वारा, स्टर्नबर्ग के द्वारा या फिर टर्मन के द्वारा। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, स्टर्न के द्वारा। ठीक है, जर्मन मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्न तथा कुहलमान ने, ठीक है, विलियम को तो देख ही रहे हैं और कुहलमान लिख दे रहे हैं भाई। देखिए, कुहलमान, ठीक है, जर्मन के मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्न तथा कुहलमान ने सन 1912 ईस्वी में, ठीक है, सन 1912 ईस्वी में मानसिक आयु व वास्तविक आयु के अनुपात को बुद्धि लब्धि या संक्षेप में IQ के रूप में प्रयोग करने का सुझाव दिया। परंतु IQ का प्रयोग सन 1916 ईस्वी में, ठीक है, IQ का प्रयोग सन 1916 ईस्वी में टर्मन के द्वारा स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण के प्रकाशन के उपरांत ही प्रचलित हो पाया था। ठीक है, और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, सृजनात्मकता को ... की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। किसकी अवधारणा से संबंधित माना जाता है भाई? द्रव बौद्धिकता, रवादार बौद्धिकता या फिर अभिसरित सोच या फिर विविध सोच। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, विविध सोच। ठीक है, सृजनात्मकता को विविध सोच की अवधारणा से संबंधित माना जाता है, क्योंकि सृजनात्मकता का संबंध प्रमुख रूप से मौलिकता या नवीनता से होता है। सृजनात्मकता का वह योग्यता है, ठीक है, सृजनात्मकता वह योग्यता है जो व्यक्ति को किसी समस्या का विविधतापूर्ण समाधान खोजने के लिए नवीन ढंग से सोचने, विचार करने तथा कार्य करने में समर्थ बनाती है। ठीक है, अतः प्रचलित ढंग से हटकर किसी नए ढंग से चिंतन मनन करने तथा कार्य करने की योग्यता ही सृजनात्मकता कही जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके ... नियमों के अंतर्गत बनाया जाता है। किसके अंतर्गत बनाया जाता है भाई? ध्वनि संबंधी यानी फोनोलॉजिकल या फिर व्याकरणिक या फिर ग्रामेटिकल या फिर वाक्यात्मक सिंटैटिक या फिर विभक्त विषयक इन्फ्लेक्शन। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, ध्वनि संबंधी। ठीक है, किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके ध्वनि संबंधी नियमों के अंतर्गत बनाया जाता है। भाषा की लघुतम इकाई ध्वनि है। ठीक है, याद रखिएगा, भाषा की लघुतम इकाई ध्वनि है। वाक्य, उपवाक्य, पदबंध, पद तथा रूप अथवा रूपिम आदि सभी सार्थक हैं तथा सभी ध्वनियों के समूह से ही बनते हैं। जहाँ स्वरों का संयोजन जीवा की ऊंचाई, जीवा की स्थिति तथा होठों की आकृति के आधार पर किया जाता है, वहीं व्यंजन ध्वनियों का संयोजन उनके उच्चारण स्थान, उच्चारण प्रयत्न आदि के आधार पर किया जाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं
क्या कहते हैं भाई, जल्दी बताइए। सांस्कृतिक प्रभावित, या फिर भाषा निर्धारित, या फिर संज्ञानात्मक पक्ष, या फिर सामाजिक भाषाई उद्धृत। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 10, ऑप्शन नंबर बी सही है, भाषा निर्धारित। ओके, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को भाषा निर्धारित प्रक्रिया कहते हैं। यह सिद्धांत वाइगोत्स्की ने दिया है, ठीक है। इनके अनुसार भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्धारित भी करती है और प्रभावित भी करती है, जबकि पियाजे का मानना है कि संज्ञानात्मक विकास सार्वभौमिक होता है, यानी यूनिवर्सल होता है। यह किसी भी संस्कृति या भाषा से प्रभावित नहीं होता है, ऐसा जीन पियाजे कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है। वह उपयोग करता है, क्या उपयोग करता है भाई? अंतर्दृष्टि, कलन विधि, मानसिक दृढ़ता, या फिर अनुमानी विधि। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, ह्यूरिस्टिक यानी अनुमानी विधि, ठीक है। अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों का मरम्मत करता है। इस कार्य में वह शिक्षण की अनुमानी या अन्वेषण विधि का उपयोग करता है। अनुमानी विधि के जन्मदाता आर्मस्ट्रांग माने जाते हैं, ठीक है। अनुमानी विधि के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? आर्मस्ट्रांग, ठीक है। अनुमानी विधि के जन्मदाता आर्मस्ट्रांग माने जाते हैं। इस पद्धति की विशेषता यह है कि विद्यार्थी को अपने निरीक्षण तथा प्रयोग से स्वयं खोजना होता है। अध्यापक विद्यार्थियों को बहुत से क्रियाकलाप बताते हैं, फिर विद्यार्थी स्वयं प्रयोग करके निष्कर्ष निकालते हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है। वह उपयोग करती है, किसका उपयोग करती है भाई? बताइए। कम करने की विधि का, या फिर द्वितीयक विस्तारण विधि का, या फिर उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का, या फिर क्रियात्मक जड़ता नियामक विधि का। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का, ठीक है। दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है, अर्थात वह उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का प्रयोग कर रही है। जब समस्या कठिन होती है तब समस्या का समाधान प्राप्त करना आसान नहीं होता है, तब इस विधि का प्रयोग करते हुए समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर उनका समाधान प्रस्तुत किया जाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। यह कथन बताता है, क्या बताता है भाई? लैंगिकता एक अंतर्निहित अवतरण है, या फिर लैंगिकता एक आनुवांशिक प्रतिभा है, या फिर लैंगिकता एक अंतर्ज्ञानी अवतरण है, या फिर लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है, ठीक है। पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। यह कथन बताता है कि लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है, अर्थात लैंगिकता का निर्धारण समाज द्वारा किया जाता है। समाज की जैसी प्रकृति होती है,
समाज में लिंग भूमिकाएं भी उसी प्रकार बनती हैं। जैसे भारतवर्ष में पितृप्रधान समाज में पुरुषों को महिलाओं से ज़्यादा अधिकार प्राप्त है, जबकि महिलाओं को हीन समझा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियाँ ... के कुछ उदाहरण हैं। क्या है भाई, बताइए। परीक्षा के उत्तर पत्रों में मूल्यांकन की प्रक्रिया, या फिर कक्षा में बच्चों की स्थिति की निरूपण विधि, या फिर आलेख पत्र यानी रिपोर्ट कार्ड में अकादमिक प्रगति को दर्शाने, या फिर अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, स्कोरिंग प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि। ओके, ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियाँ अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि के कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, उपलब्धि के आकलन को योगात्मक आकलन भी कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। उपलब्धि के आकलन को योगात्मक आकलन भी कहा जाता है। इस प्रकार के आकलन का प्रयोजन शिक्षक को छात्रों की उपलब्धि और कार्य प्रदर्शन की पहचान करने में सक्षम करना है, जिसमें सीखने की अवधि एक सत्र या वर्ष हो सकती है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। किसमें सहायता करता है भाई, बताइए। अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में, या फिर शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में, या फिर कक्षाओं में अधिगमकर्ताओं के क्षमता समूह बनाने में, या फिर शिक्षण के लिए गतिविधियों की सूची तैयार करने में। ठीक है, सूची है भाई। बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। इनमें से आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में। ठीक है, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में सहायता करता है। अधिगमकर्ताओं का आकलन शिक्षकों को अपने शिक्षण विधियों के संबंध में प्रतिपुष्टि प्रदान करता है। साथ ही छात्रों को भी अपने अधिगम से संबंधित प्रतिपुष्टि प्राप्त होती है। शिक्षक इन्हीं प्रतिपुष्टियों के आधार पर अपने शिक्षण प्रविधियों में सुधार करके पुनः शिक्षण करता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, समावेशी शिक्षा ... के सिद्धांत पर आधारित है। किस सिद्धांत पर आधारित है भाई? सामाजिक संतुलन, समता एवं समान अवसर, या फिर सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण, या फिर विश्व बंधुता। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। कौन सा ऑप्शन सही है भाई? ऑप्शन नंबर बी सही है, समता एवं समान अवसर। ठीक है, समावेशी शिक्षा समता एवं समान अवसर के सिद्धांत पर आधारित है। अर्थात समावेशी शिक्षा के अंतर्गत उन बालकों को शामिल किया जाता है जो सामान्य बालकों से अलग होते हैं, जैसे दृष्टिबाधित बालक, मूक यानी बहरे बालक, गूंगे बालक, अपवंचित बालक, प्रतिभाशाली बालक, मानसिक मंद बालक, या इसी प्रकार के अन्य विशिष्ट प्रकार के बालक। समावेशी शिक्षा में
इन सभी प्रकार के विशिष्ट बालकों को सामान्य बालकों के साथ नियमित विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर दिया जाता है, ताकि किसी भी प्रकार की सामाजिक परिस्थिति में अपना समायोजन कर सकें। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, अधिनियम वर्ष ... में लागू किया गया। बताइए भाई, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? बताइए भाई, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम वर्ष ... में लागू किया गया। किस में लागू किया गया भाई? बताइए, 1992, 1995, 1999 या फिर 2016 में? बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, 2016। ठीक है, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 16 दिसंबर वर्ष 2016 में लागू किया गया। नोट कर लीजिए, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 16 दिसंबर वर्ष 2016 में लागू किया गया। यह विधेयक 21 वर्ष पुराने दिव्यांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम 1995 का स्थान लेगा। दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 1995 में 7 प्रकार की दिव्यांगता को शामिल किया गया था, और वही दिव्यांगता जो है 2016 में 21 प्रकार की दिव्यांगता को शामिल किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक, क्या भाई, जहां शिक्षक व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं के विभिन्न वर्गों में पढ़ा सकें, या फिर विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हों, या फिर विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हों, या बच्चों को समरूप अधिगमकर्ता बनाने में प्रशिक्षित हों। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हों। ठीक है, व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो। इसलिए वर्तमान में अध्यापकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे बच्चों की वैयक्तिक भिन्नता को पहचान सकें तथा उनके अनुसार शिक्षण कार्य कर सकें। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन, एक मिनट भाई। देखिए, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए, या फिर 3 वर्ष से 18 वर्ष के लिए, या फिर 6 वर्ष से 14 वर्ष के लिए, या फिर 6 वर्ष से 22 वर्ष के लिए? बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, 6 वर्ष से 18 वर्ष के लिए। ठीक है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में सामान्य बच्चों के लिए 6 से 14 वर्ष तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त था, जबकि दिव्यांग बच्चों के लिए
6 से 18 वर्ष तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, जो सामान्य बालक हैं उनके लिए शिक्षा का अधिकार 6 वर्ष से 14 वर्ष तक है, और जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा का अधिकार 6 से 18 वर्ष तक है। ठीक है, यह अधिकार 1 अप्रैल वर्ष 2010 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू हुआ। ठीक है, सभी भारत में लागू हुआ कह सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, संपूर्ण भारत में लागू हुआ। ओके, सिर्फ जम्मू और कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू हुआ था यह अधिनियम। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य ... से है। किससे है भाई? सार्वभौमिक सामाजिक शिक्षा के नैतिक विचार, या फिर शिक्षण व्यावसायिकता की सार्वभौमिक संहिता, या फिर शिक्षण के सार्वभौमिक मानववादी दृष्टिकोण, या फिर अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है, अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। ठीक है, विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य अधिगम की सार्वभौमिक संरचना से है। अर्थात कक्षा में सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार के बालक होते हैं, जिनके अधिगम को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षक एक ऐसी सार्वभौमिक शिक्षण अधिगम परिस्थिति का निर्माण करता है जिसमें सभी बालक, ठीक है, जिसमें सभी प्रकार के बालक सहजता पूर्वक अधिगम करते हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, स्वजागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण। ठीक है, स्वजागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि ... में अंतर्निहित है। किस में अंतर्निहित है भाई? सेंट्रेशन यानी केंद्रीकरण में, या फिर मेटाकॉग्निशन या संज्ञान बोध में, या फिर कॉग्निशन, या फिर एकोमोडेशन यानी समायोजन। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, मेटाकॉग्निशन यानी संज्ञान बोध। स्वजागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि संज्ञान बोध में अंतर्निहित है। संज्ञान बोध के अंतर्गत छात्र विभिन्न संप्रतियों के परस्पर संबंधों का अवबोध करने, नियमों को पहचानने, समझने, उनका विभिन्न परिस्थिति में अनुप्रयोग करने, विषय के गुण, भावों तथा तथ्यों को समझने जैसी योग्यताएं विकसित कर लेता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए भी अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे ... कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई बताइए? प्रतिक्रियावादी सोच, या फिर सृजनात्मक सोच, या फिर अमूर्त सोच, या फिर मूर्त सोच। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है, कॉन्क्रीट थिंकिंग यानी मूर्त सोच। जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे मूर्त सोच या प्रत्यक्षात्मक चिंतन या स्थूल चिंतन कहा जाता है। यह सर्वाधिक निम्न स्तर का चिंतन है जो प्रायः छोटे बालकों, मंदबुद्धि व्यक्तियों तथा पशुओं में पाया जाता है। यह चिंतन किसी प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित अथवा पूर्व अवलोकित घटना पर आधारित होती है। इस प्रकार के चिंतन में प्राणी अपने पूर्व अनुभवों का उपयोग करता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमताओं के आधार पर
उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को ... कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, बताइए? विभेदी अनुदेशन, या फिर चयनित अनुदेशन, या फिर सटीक शिक्षण, या फिर त्रुटिहीन अनुदेशन। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, डिफरेंटिएटेड इंस्ट्रक्शन, यानी विभेदी अनुदेशन। ठीक है। अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमताओं के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को विभेदी अनुदेशन कहा जाता है। विभेदी अनुदेशन विधि का प्रयोग बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखकर किया जाता है, ताकि सभी विद्यार्थी अपनी क्षमताओं, योग्यताओं तथा आवश्यकताओं आदि के अनुसार शिक्षण अनुभव प्राप्त कर सकें। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के ... चरण का पूर्ववर्ती है। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? अधिग्रहण, अभिप्रेरणा, आत्मनिर्भरता, या फिर सामान्यीकरण। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है, जनरलाइजेशन, यानी सामान्यीकरण। प्रतिपालन यानी मेंटेनेंस अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के सामान्यीकरण यानी जनरलाइजेशन चरण का पूर्ववर्ती है। अधिगम के मुख्यतः 6 चरण होते हैं। पहला है प्रारंभिक अर्जन, और दूसरा है उन्नत अर्जन। नोट करते हुए चलिएगा भाई, सभी लिख नहीं सकते हम, ठीक है। और तीसरा है प्रवीणता, और चौथा है प्रतिपालन। पांचवा है सामान्यीकरण, और छठवां है समस्या समाधान यानी अनुकूलन। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, झंझोक का यह मानना है कि संज्ञान और भाव ... होते हैं। क्या होते हैं भाई, कैसे होते हैं? अन्योश्रित, या फिर स्वतंत्र, या फिर अंतर संबंधित, या फिर एकीकृत। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, स्वतंत्र। ठीक है, झंझोक का यह मानना है कि संज्ञान और भाव स्वतंत्र होते हैं। झंझोक के अनुसार संवेग का संज्ञान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और ना ही संज्ञान संवेग को प्रभावित करती है। ये दोनों स्वतंत्र होते हैं और स्वतंत्र रहकर मनुष्य के व्यवहारों को नियंत्रित करते हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। ठीक है, पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। वह शिक्षण की ... विधि का प्रयोग कर रहा है। बताइए भाई, किस विधि का प्रयोग कर रहा है? अनुकरण विधि का, या फिर अवलोकन विधि का, या फिर संशोधन विधि का, या फिर प्रतिरूपण विधि का। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 26, ऑप्शन नंबर डी सही है, मॉडलिंग, प्रतिरूपण विधि। ठीक है, पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है, यानी वह शिक्षण की प्रतिरूपण विधि का प्रयोग कर रहा है। प्रतिरूपण विधि में बालक किसी प्रतिरूप यानी मॉडल्स के व्यवहारों का अवलोकनात्मक अधिगम करता है, अर्थात वह किसी प्रतिरूप व्यवहारों को देखकर सीखता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, मैन और जेनिस के अनुसार, ठीक है, मैन और जेनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं।
उनका व्यवहार प्रस्तुत करता है। क्या प्रस्तुत करता है भाई, बताइए। चौकस या फिर सतर्क या फिर निवर्तमान या फिर निरंकुश। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है, सतर्क। ठीक है। मन और जेनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं और विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं। इस प्रकार का व्यवहार सतर्कता को प्रस्तुत करता है, अर्थात वे किसी समस्या के प्रति पूर्णतया सतर्क होकर अपने सम्मुख उपस्थित समस्यात्मक परिस्थिति पर पूर्ण रूपेण विचार करके अथवा उसे अच्छी तरह से समझकर अंतर्दृष्टि या सूझ के द्वारा समस्या का समाधान खोजते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक समस्या सुधारक बच्चा ... विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, सृजनात्मक, आमूर्त या फिर सौंदर्यबोध या तार्किक। बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है, तार्किक। ठीक है। एक समस्या सुधारक बच्चा तार्किक विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है, अर्थात वह समस्या पर तार्किक विचार करता है। या तार्किक विचार आगमनात्मक व निगमनात्मक, ठीक है, आगमनात्मक व निगमनात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है। आगमनात्मक विचार के द्वारा कुछ विशिष्ट परिस्थितियों, ठीक है, कुछ विशिष्ट परिस्थितियों का अवलोकन करके परिकल्पना रूपी प्रस्तावित सिद्धांत प्रतिपादित किया जाता है, तथा निगमनात्मक विचार के द्वारा उसका व्यवहारिक परीक्षण करके उस सिद्धांत को स्वीकार अथवा अस्वीकार किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं उसे ... कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, ड्रिल एंड प्रैक्टिस, यानी ड्रिल और अभ्यास कार्य या फिर उपभोक्ता प्रकार कार्य या फिर निर्माणात्मक प्रकार का कार्य या फिर समस्यात्मक प्रकार का कार्य। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है, उपभोक्ता प्रकार का कार्य। ठीक है। जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं उसे उपभोक्ता प्रकार का कार्य कहा जाता है, क्योंकि उपभोक्ता प्रकार का कार्य वह होता है जिसे बच्चे स्वयं अपने उपयोग के लिए करते हैं, साथ ही उसमें उनकी रुचि होती है, उनके वास्तविक जीवन से संबंधित होती है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और ... संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। बताइए भाई, गतिबोधक, कर्णकोटर या फिर प्रत्यक्षीकरण या अवलोकन। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, गतिबोधक। ठीक है। बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और गतिबोधक संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया गया है। बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम प्रविधि बच्चों को विभिन्न इंद्रियों के प्रयोग पर बल देता है। ऐसा माना जाता है कि इंद्रियां ही ज्ञान के स्रोत हैं। किसी भी बात को सीखने में हम जितनी ज़्यादा इंद्रियों का प्रयोग करेंगे वह बात हमें उतनी ही जल्दी
वह बेहतर याद रहेगी। ओके, तो दोस्तों ये तो थे CDP के 30 महत्वपूर्ण प्रैक्टिस क्वेश्चन, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ। ठीक है, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।